हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि जोशी और हिम टीवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल से दिल तक में। और गैस व्हाट, आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने ना जाने कितने कलाकारों को सही दिशा दिखाई है और उनके मुकाम तक पहुंचने में उन्हें हेल्प आउट किया है। और मेरे साथ है हमेशा की तरह मेरी बेटी अनुषा जोशी। तो बेटा चले। यस, आई एम सो एक्साइटेड और आई थिंक आज का एपिसोड जो है वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है और आप सबको ढेर सारी इंस्पिरेशन मिलेगी एंड आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स गो। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जो आज हमारे साथ होंगे दिल से दिल तक में, यानी कि अमित अलवेला सर, उनके घर के पास। और मौसम जो है बहुत ही सुंदर हो रहा है, जैसे कि आई थिंक यू कैन हियर इंद्र भगवान बैकग्राउंड वॉइस दे रहे हैं बहुत अच्छी हमारी वीडियो को। तो आइए चलते हैं उनके घर। देख सकते हैं आप पर्पल कलर, कितना सुंदर कलर, मेरा फेवरेट कलर है पर्पल। और बहुत ही प्यारा घर है सर, बहुत ही अच्छी यहाँ पर वाइब्स है। तो आइए देखते हैं सर क्या कर रहे हैं इस समय। ओह, हेलो सर। हेलो हेलो, नमस्ते, कैसे हैं गॉड आप? ब्लेस यू बेटा। मैं ठीक हूँ। देखो सर, आज हम एक सरप्राइज आपके लिए गए सभी हैं। को नमस्कार। हेलो जोशी सर। जी हाँ, तो जैसा कि आप अभी देख ही चुके हैं कि अमित सर जो हैं वो काम कर रहे थे और हमने उन्हें बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया आज के एपिसोड के लिए। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ी अमित सर से एंड देखते हैं कि इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। एंड आई होप कि ये एपिसोड जो है ये आपके दिल तक पहुंचेगा। दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो। दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका दिल से दिल तक के आज के इस एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ हैं अलबेला अमित जी। नमस्कार सभी को सर। मोस्ट वेलकम। आप हमारे इस शो में लाइव हमारे साथ इस समय प्रेजेंट हैं। जी, और अनुषा, आप कुछ कहना चाहोगे सर से? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सर ने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिया। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि जब हम आए थे तो सर उस टाइम काम कर रहे थे, बट हमने सर को डिस्टर्ब किया। और सर अभी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बताएंगे, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो सर, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। जी हाँ, ओवर टू पापा। जी। तो अमित भाई, सबसे पहले जो मेरा आपसे पहला प्रश्न है वो ये है कि आप संगीत की दुनिया में एक जाना माना नाम है। हिमाचल के क्या लगभग इंडिया के सारे आर्टिस्ट लोग आपको जानते हैं, आपके आपके नाम से वाकिफ हैं। तो मुंबई में भी आपकी काफ़ी हमने नाम सुना जब हम मुंबई गए। तो मुझे ये बताइए कि आपका सबसे पहले जो संगीत की प्रति आपकी जो रुचि थी वो कैसे शुरू हुई? संगीत के प्रति रुचि, देखिए पहले तो ये बताना चाहूँगा, जब मैं स्कूल टाइम में था, 4th क्लास में था, तो उस वक्त ये था जब जेबीटी के जो टीचर्स पढ़ाने आते थे, तो उस वक्त उनका जैसे फेयरवेल फंक्शन था, तो वो था। अब हुआ ये कि उस दौरान सभी गा रहे थे, टीचर्स भी गा रहे थे, स्टूडेंट्स भी गा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गाना चाहिए और एक तरफ से मैं भी उनके लिए कुछ गाऊं। तो मैंने वो गाया था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता हूँ, लेकिन मैंने रैंडमली ऐसे गा दिया। तो मुझे काफी तालियां मिली थी उस वक्त। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों का जब अप्रिसिएशन मिला, मुझे प्यार मिला। तो 4th क्लास में मैंने पहली बार गाया था। और उसके बाद 6th क्लास में जब मैं पहुंचा, तो वहाँ पर बॉयज स्कूल में मैंने अपनी स्कूलिंग की।
और उसके बाद 6th क्लास में जब मैं पहुंचा था तो प्रेयर्स होती हैं, तो उनके लिए कुछ वो हमारे जो टीचर्स थे उन लड़कों को तलाश कर रहे थे जो कि गा सकते हैं। तो मैंने भी अपनी आवाज सुनाई, अपना गाना सुनाया, तो प्यार का सागर है। तो मुझे प्रेयर्स गाने के लिए फिर उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। तो इंस्पिरेशन अमित भाई, कोई आपकी इंस्पिरेशन रहे हो ऐसे सिंगर? जी, इंस्पिरेशन तो किशोर दा, वन टाइम फेवरेट और ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे रफी साहब, ये दो मेरे लिए गुरु के समान है। मतलब एक इनमें से किशोर दा, उनको मैं एज अपने फादर के तौर पे मानता हूँ सिंगिंग में, और रफी साहब को गुरु के तौर पे मानता हूँ। तो सर अभी जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि सर के रोल मॉडल्स कौन है, तो सर मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने जो आपके इंस्पिरेशन उनका एक गाना हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपकी तो इसी बात में देखिए, इतनी अच्छी वॉइस के आप मालिक हैं, तो मुझे ये भी पता है कि आप इसी आवाज के दम पे, आपकी आवाज कई समय तक रेडियो पे लोगों ने सुनी और आपको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये अमित भाई, सिंगिंग के एक सिंगर होते हुए अलग अलग मंचों पे आपने परफॉर्म किया, तो कैसे एकदम से रेडियो के दुनिया में आप चले गए और वहां पे एक नया नाम आपका उभर के आया, आरजे अलबेला अमित? तो ये सफर कैसा रहा? गलती से बन गया मुझे लगता है। खैर, अब क्योंकि म्यूजिक का दौर था हमारा, और हम म्यूजिक की क्लासेस, म्यूजिक मतलब किया करते थे स्कूल टाइम में, टूर्नामेंट में जाना, ये सब चलता रहता था। तो स्कूल टाइम में मुझे एज अ सिंगर के तौर पर ही जाना जाता था कि हाँ ये लड़का गाता है अपना। और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी ने भी क्या, मैंने भी नहीं सोचा होगा कि भाई मैं कभी रेडियो फील्ड में या बोलने की कला की, जो बोलने से रिलेटेड जो, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जॉब होगी, वो मैं कभी करूंगा, क्योंकि बोलना आता ही नहीं था भैया। सच में बता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था, बहुत हेजिटेट करता था। हाँ ये कि मुझे गाने का शौक था, तो कोई मुझे बोलता था कि भाई हाँ अमित गाना सुनाओ, मैं कभी भी गा सकता था। बट अगर रही बात बोलने की, मैं बहुत घबराता था, इतना घबराता था स्कूल टाइम में कि अगर कोई नंबर लगते ना टॉपिक बोलने का, न्यूज बोलने के, अगली बार ये नंबर तेरा है, तो मैं ये प्रेफर करता कि छुट्टी ले लूं यार, छुट्टी मार के घर पे बैठ जाऊं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो अब बोलना हुआ कैसे ये बताता हूँ। अब जो मैं 11th क्लास में था उस वक्त, और 12th क्लास का फेयरवेल था जी। अब कोई एंकरिंग करने के लिए था नहीं वहां पर, तो बोलते एंकरिंग तो तुमको करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं एंकरिंग करूंगा। मैं कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने मना कर दिया कि मुझे एंकरिंग नहीं आती है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलते नहीं एंकरिंग तो तुमको ही करनी पड़ेगी, तुम स्टेज प्रोग्राम करते हो तो तुम कर लोगे। अब मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तुमने करना है। तो वो उन्होंने बोला कि भाई चलो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें प्रॉब्लम है तो हम तुम्हें एक और तुम्हारा सहयोगी एंकर दे देंगे जी। मैं कहा चलो फिर मिल बांट के कर लेते हैं। मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर हुआ ये कि एंकरिंग कर ली और हो गई, जैसे भी है वो निपट गया। और अगले दिन अखबार में नाम आ गया था कि एंकरिंग मंच संचालक, वो पहली बार अखबार में नाम आया था जिंदगी में। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, खुशी की बात थी कि भाई मुझे एंकरिंग की वजह से मेरा नाम उसमें आया, मंच संचालन अमित ने किया। तो वहां से बोल सकते हैं कि वो काफी अप्रिशिएशन भी मिला, स्कूल की तरफ से मिला था। और बाद में वो अखबार में भी जब नाम आया था तो वो था एंकरिंग का। उसके बाद आगे जा करके अब एक हुआ कैसे इसका बताता हूँ। अब क्योंकि म्यूजिक का ही था और रेडियो को मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आरजेइंग करना है। हम ऑडिशंस पर जाया करते थे, जैसे सारेगामापा के ऑडिशंस के लिए हम भटके हैं, इंडियन आइडल के ऑडिशंस के लिए भटके, तो वो होते थे दिल्ली में। अब दिल्ली में भैया कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ तो सुनना पड़ेगा ना, तो रेडियो सुनते थे उस वक्त। और वहां पर उनका रेडियो जॉकी का बोलने का अंदाज, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लव गुरु, इस टाइप का अंदाज। और हाय दिस इज दिल्ली का रेडियो जॉकी टाइप वो जो रहता है। और वो जो हमने सुना ना कि यार ये रेडियो जॉकी, वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम सोलन आए वहां से, मतलब दिल्ली से, मतलब उसके बाद जब हिमाचल में आए तो फिर रेडियो सुनना शुरू किया। जब रेडियो सुनना शुरू किया तो यहाँ पर भी कुछ एक रेडियो की आवाजें थी जो हमें अच्छी लगी। और फिर रेडियो हमने सुना तो एक शौक हो गया। और एक अमित पुंडीर करके आजकल वो रेड एफएम पर है जी।
तो अमित पुंडीर जी को मैंने सुना 90.4 FM पर थे उन दिनों, तो मैं उनके शोज डेली सुनता था। एक दिन उन्होंने वो किया कि पंगा करके एक शो किया उन्होंने, एक पंगा करके उसमें करते थे, क्वेश्चन वो पूछते थे और हम जो है वो मैंने उनका जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कांग्रेचुलेशन, आप विनर बने हैं। थैंक यू। बोलते आपको हम मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का हमारे साथ। मैंने कहा थैंक यू। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मैं वहाँ पे इंटरव्यू हुआ मेरा, और वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं रेडियो जॉकी बन सकता हूँ जी। तो बस वो उसके बाद मैंने रेडियो जॉकी कोर्स ज्वाइन कर लिया और रेडियो जॉकी बन गए। क्या बात है। देखिए आदमी सीखते सीखते ही नई नई चीजें सीखता है, और इसी तरह से फिर रेडियो के बाद जो है अमित भाई का नेक्स्ट जो टारगेट था, वो तो हम सभी जानते हैं कि कितने कलाकारों को अमित भाई ने अपनी कोऑर्डिनेशन में मुंबई तक का सफर करवाया है। तो अमित भाई, ये जो आपका सफर था रेडियो जॉकी के बाद, आप सडनली रियलिटी शोज में जो आपका रुझान आया, और उसके बाद आप एक कोऑर्डिनेटर बने, और मुझे पता पहले आप हिमाचल के कोऑर्डिनेटर थे और फिर आप उसके बाद नॉर्थ जोन के कोऑर्डिनेटर बने रियलिटी शोज में। तो ये रेडियो जॉकी के बाद आपका एकदम से कोऑर्डिनेटर के उसमें ये सफर कैसा रहा? इसको भी कहते हैं कि कुछ अचानक ही कुछ हुआ। जैसे कि मैं रेडियो में काम कर रहा था, प्रोग्राम चल रहा था मेरी आवाज ही पहचान है। अब उसी दौरान एक लड़की अदिति गोस्वामी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वो अदिति गोस्वामी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी थी मेरी आवाज ही पहचान में। तो उसकी तरफ से कॉल आया कि सर मुझे क्या कहते हैं कि भाई फोन आया है कहीं से सारेगामापा शो के लिए जी। मैंने कहा सारेगामापा शो के लिए? तो बोलते भाई आपने उनका नंबर दिया है क्या, आपने मेरा नंबर उनको दिया? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं था। फिर मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनसे बात किया, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई वो सारेगामा से रिलेटेड है या नहीं है, आई डोंट नो। पहले थोड़ा सा रूडली उनसे बात की, बाद में उनको सॉरी भी बोल दिया था खैर, बट मैं विश्वास नहीं किया था। मैंने कहा सर आप कैसे आप सारेगामापा करते हैं और वो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे रिलेटेड हैं और काफी टाइम से हम शो करते हैं, मैं एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क कर रहा हूँ। मैंने उनको साफ साफ बोला था, मैंने कहा मुझे पिंच हो गई थी बात। मैं कहा सर अच्छी बात है। मैं कहा सर हिमाचल के आर्टिस्टों से क्या एलर्जी है आपको बता दीजिए मुझे, क्या हुआ? मैं कहा सर यहाँ पर क्यों नहीं आते ऑडिशंस लेने के लिए? यहाँ पर आए, आप इतना टैलेंट हमें मिलता है। बोलते अमित हमें उस तरह के टैलेंट नहीं मिलते। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत टैलेंट है, आप चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना सर। बोलते नहीं चैलेंज नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगता। मैं कहा सर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ओके चैलेंज कर रहे हैं तो फिर आप ये बताइए, मैं आपको कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, आप यहाँ पर टैलेंट दिखाइए कि भाई टैलेंट है कि नहीं। मैंने टैलेंट सर्च करना शुरू किया, धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ना शुरू किया, और फिर वहां पर उनकी वीडियोस मंगाई अपने पास, और फिर मैंने आगे भेजनी शुरू की। मुझे चैनल की तरफ से आया, जी टीवी के रिप्रेजेंटेटिव उनके मैम की तरफ से कॉल आया, वहाँ पे टैलेंट हेड है वो, कि भाई हेलो अमित। मैंने कहा जी मैम। तो बोलते हैं जी टीवी से ऐसे एसोसिएटेड हैं और वो काम कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि भाई हाँ, और मेरा शुरू हो गया काम वहां से। और बोलते कि आप कितने टैलेंट हमें दे सकते हैं? मैंने कहा मैम टैलेंट बहुत है यहाँ पर। और मैंने बोला कि सर सोलन में उन्होंने ये भी कहा था, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि सर सोलन में ऑडिशन चाहिए मुझे, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें लेकिन आपको हमें टैलेंट देना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए मेहनत करी। तो सोलन में ऑडिशन हुए थे बाकायदा 14 जनवरी 2016। ओके, वेरी नाइस। तो इस तरह से अमित भाई वो ऑडिशन था। उसके बाद सॉरी टू इंटरप्ट, पहला ऑडिशन के बाद फिर उसके बाद द वॉइस इंडिया के लिए किया, उसके बाद राइजिंग स्टार, उसके बाद और भी सारे शोज, इंडियन आइडल, ये लगातार सिलसिला चलता गया, और अभी तक वो सिलसिला पहुंच करके 23 शोज कर चुका हूँ। वेरी नाइस। तो देखिए इस तरह से अमित भाई कैसे पहली बार हिमाचल में सोलन में इन्होंने ऑडिशंस करवाए, तो कैसे हिमाचल के आर्टिस्ट जितने भी थे उनके लिए मुंबई का रास्ता अमित भाई ने बनाया, और उस रास्ते में एक नीम का पत्थर रहा वो ऑडिशन, और उसके बाद कई ऑडिशंस यहाँ से हुए और कई बच्चे यहाँ से निकल के गए। तो अनुषा, आप कुछ पूछना चाह रहे हो सर से? जी हाँ, क्योंकि मतलब
हमने मुंबई का एक्सपीरियंस देखा है कि मुंबई में क्या कंपटीशन रहता है। तो मेरा सर से एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि सर आपने इतने सारे लोगों का मार्गदर्शन किया है, हमें बताया है कि क्या साइड सही है म्यूजिक के लाइन में, रियलिटी शोज के लाइन में। तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फेम जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उस फेम को हैंडल करना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट बेटा ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट है दोनों ही चीजें हैं। कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी इंसान क्यों काम करता है? उसको फेम मिले, है ना। कोई भी आर्टिस्ट इसलिए काम करता है कि उसको लोग पहचाने, उसके काम से, उसके नाम से लोग जाने उसको। अब दिक्कत यह थी कि ठीक है, एक बार वो फेमस हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद उसका असली स्ट्रगल, मैं तब मानता हूँ कि उसका असली स्ट्रगल तब शुरू होता है। वो ठीक है, उसकी जर्नी है, उसने वहां तक कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद असली जर्नी वो है कि उस फेम को जो उसने हासिल किया है उसको मेंटेन करना है। वो ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि उसको मेंटेन करना मुश्किल है। कि अगर आप जिस अभी लेवल पर हो, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि आप उससे खराब गाएं। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो आप मेहनत करते रहना पड़ेगा कि अपने लेवल है, जो भी आप सिंगिंग का लेवल है या किसी भी आप लेवल पे, उसको बढ़ाते रहें, उसके लिए काम करते रहें, मेहनत करते रहें। तो वही है कि फेम मिलना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है इसको मेंटेन करना। जी अमित भाई, जैसा अमित भाई ने कहा कि फेम मिलना बहुत मुश्किल काम है, और अमित भाई वो पहले शख्स थे जिन्होंने जो गलत फेम अपने नाम के पीछे लगाते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो अमित भाई वो क्या सिलसिला था? वो आपकी पीछे ये कंट्रोवर्सी के रूप में काफी इसको उछाल मिला था हिमाचल में कि कुछ लोग फेम अपने नाम के साथ लगा रहे थे और आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो अमित भाई ये क्या मतलब एग्जैक्टली जो एक फेम होता है, जैसे आप लगाते हो सारेगामा फेम, इंडियन आइडल फेम और लव मी इंडिया फेम और समथिंग लाइक दैट, द वॉइस फेम, तो ये मतलब क्या चीज है? लोग इसको समझ नहीं पाते अच्छी तरह से। तो आज फिर से मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि फेम एग्जैक्टली क्या चीज है और लोग इसको कैसे मिसयूज करते हैं, और उस कंट्रोवर्सी में आगे क्या रहा? तो सर जैसा आपने पूछा कि फेम के बारे में, फेम का मतलब क्या है? फेम का मतलब है फेमस। जी, फेमस मतलब आप किसी चीज में आकर फेमस हुए। तो जिस शो में जा करके आप फेमस हुए, तो उसका टाइटल के साथ आपका जुड़ जाएगा। जैसे सारेगामापा फेम, इंडियन आइडल फेम, राइजिंग स्टार फेम, राइट। तो फेम उसका छोटा वर्ड हो जाता है। अब ये क्यों लगता है और कैसे लगता है? मान लीजिए अगर आपको किसी ने टीवी में देखा है, तो आप बोलेंगे ना कि मैंने आपको वहां पर देखा था। जी जी। तो अगर आपको पूरी दुनिया उस टीवी शो में आने की वजह से पहचानती है, तो आप उसके फेम हुए शो के। जी जी। लेकिन अगर आप उसमें आए ही नहीं हो, भाई मैं तो गया था राइजिंग स्टार में या इंडियन आइडल में, अब आप ऑडिशन दिया, आपने ऑडिशन दिया, बिल्कुल गए होंगे आप, लेकिन आपको किसी ने देखा नहीं। ये वैसे ही हो गया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। जी जी। तो जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, मैं बोलूं कि भाई मैंने देखा है, तो भाई पूरी दुनिया ने नहीं देखा ना आपको, तो आप राइजिंग स्टार फेम या इंडियन आइडल फेम नहीं, वो फेक टाइटल हो जाता है। ओके ओके। तो ये जो फेक टाइटल होता है, यानी जो ऑडिशन में जा करके सेल्फी खिंचा करके इधर सेल्फी लेकर के जो अपने आप को फेम बोलते हैं, वो फेक हो जाता है। और जो टीवी पर दिखता है वो असली वाला है, वो फेम होता है। अच्छा, तो आपने उस कंट्रोवर्सी का जिक्र ही नहीं किया कि वो क्या था? वो जिक्र देखिए ऐसा था, क्योंकि हिमाचल में बहुत होता है ऐसा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँ कि जानबूझ के, अब ऐसा होता है कि अवेयरनेस नहीं है, और मुझे क्यों, अच्छा आप ये कहेंगे कि भाई मुझे क्या पड़ी थी, या मैं ही क्यों, मैंने ही क्यों किया। भाई साहब आप ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोऑर्डिनेटर और कौन था? तो मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और आगे आने वाले जो सिंगर्स हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमें ब्लेम करेगी, भाई आप थे, आपने क्या किया? जब आप कोऑर्डिनेटर थे तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो वो तो हमें ही ब्लेम करेंगे ना। तो हमें वो करना था, तो हमने बोल दिया, वो उस मुहिम चलाने के लिए कि जो फेक टाइटल यूज होते हैं ये नहीं हो, उसके लिए हमने शुरू किया था। और मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत लोग नाराज हुए मुझसे। अब क्या करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज होता है, लेकिन मुझे सच का साथ निभाना है ना सर। एक्चुअली जब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं, और जो गलत जानकारी आपको दे रहा है मैं उसको करेक्ट करूं कि ये जानकारी सही नहीं है। बिल्कुल।
तो फिर वही मतलब मेरा है। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लोगों में भ्रम इतना इस तरह से है कि लोगों को नहीं पता कि ऑडिशन पर दे करके फेम हो जाते हैं या कब जाके कोई कई लोगों को लगता है मुंबई चले गए तो फेम हो गया, कई लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचा के फेम हो जाता है। वैसा नहीं है। आप टीवी पर आए हो, लोगों ने आप अप्रिशिएट किया है और वहां पर बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जिन जिन लोगों का टॉप 10 में आते हैं या टॉप 15 में या टॉप 10 जो भी होते हैं, टॉप 20, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बाकायदा। तो वो टीवी पे दिखा है तो वो प्रूफ है ना। जिनके पास प्रूफ ही नहीं है वो कैसे बोल सकते हैं। जी हाँ। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा। 2007 में मेरा भी हल्की सी झलकी आई थी सारेगामा 2007 में। तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं फेम हूँ, क्योंकि वो एक हल्का सा क्लिप था। ठीक है भाई, नहीं पहचानते लोग, क्या कर सकते हैं। तो फेम नहीं हो जाता, मैं उससे मैं फेम नहीं हो जाऊंगा। जी हाँ। तो सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था। आपने कहा कि बहुत बैकलैश भी आपको मिला इस कंट्रोवर्सी की वजह से। तो सर जो भी आपको थ्रेट्स मिले थे, जो भी उसके बाद हुआ सिलसिला, सर आपने कैसे उससे डील किया और आपका अब भी क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्हें फेक फेम जो भी ये था इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी? बस वही कहना चाहूंगा कि सारेगामापा फेम या मतलब किसी भी सिंगिंग रियलिटी शो का फेम बनने से पहले आप उस लायक बन जाइए। लोग आपको खुद ही बोलना शुरू कर देंगे जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। खुद से खुद की तारीफ नहीं होती कभी जी। आर्टिस्ट जो रहता है ना, खुद से खुद की तारीफ नहीं करते कि भाई मैं गाता हूँ। अब आप बोलने लग जाओ कि मैं सिंगर हूँ, हमें कैसे पता लगेगा जब तक आप गाओगे नहीं। बोलने से कोई कुछ नहीं होता है। तो और मैं बोलूं कि मैं आरजे हूँ, हमें कैसे पता जब तक आप मुझे रेडियो पे नहीं सुनेंगे। तो वो ये कि आपका टैलेंट दिखता है। टैलेंट का मतलब वो ये कि जो दिख रहा है, बोलने का टैलेंट नहीं होता है। जी अमित भाई, बिल्कुल सही बात है कि कितनी मेहनत लगती है यहाँ से कई पड़ाव पार करने के बाद एक आर्टिस्ट जो है वो टीवी तक पहुँचता है। और कई बार कुछ लोग फेक टाइटल लगा के यहाँ पे अपनी जान पहचान के कारण जो है वो उसको मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात बोलना पड़ेगा कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में क्या रहता है, शोज लेने होते हैं ना, मेले उत्सव का रहता है यहाँ पे। तो कईयों को लगता है कि हमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी अगर हम ये फेम यूज कर लेंगे, सारेगामापा फेम या इंडियन आइडल फेम या राइजिंग स्टार फेम यूज कर लेंगे तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा शोज मिलेंगे। और जो दूसरे एक्चुअल में जो फेम होते हैं, वो जो एक्चुअल में आर्टिस्ट होते हैं उनको शोज नहीं मिलते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है ना सर। तो इसी बात को मतलब उन आर्टिस्टों का साथ निभाने के लिए मैंने वो किया था, जिस वजह से मुझे बहुत सारे फोन्स भी आए, बहुत सारे वीडियो बनाई गई मेरे लिए, बहुत लोग नाराज भी हुए। जो आज भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे नाराज हुआ, नहीं मैं अभी भी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर सही हूँ तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन नाराज हो रहा है। जी। चलिए सर, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की अच्छी के लिए बोलते हो लेकिन वो नाराज हो जाता है, उसका अपनी परसेप्शन रहती है उस चीज को लेकर। तो अमित भाई, इसके बाद अभी तो आपका चल रहा है, जैसे आपने अभी कोऑर्डिनेशन में कई आर्टिस्ट जैसे कि विक्रमजीत सिंह जी आपके जो है राइजिंग स्टार में पहुंचे थे, उनके आप मेंटोर बन के, उनके कोऑर्डिनेटर बन के आप उनके साथ रहे। और उसके बाद अनुषा लव मी इंडिया किड्स में अनुषा टीवी तक पहुंची और अभी दिल्ली से एक बच्चा टीवी तक पहुंचा है। तो अमित भाई, जब आपके जो कोऑर्डिनेट किए बच्चे होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, जब वो टीवी पे पहुंचते हैं तो उनको टीवी पे देख के आपको क्या फील होता है? क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने अमित भाई को, जब अनुषा का लाइव शो हुआ था, तो उसके बाद जैसे मैंने अमित सर को शाम को फोन किया तो अमित सर यहाँ पे मतलब एकदम से उत्सुक और बहुत उनकी भावनाएं बाहर आ रही थी। तो इनके, क्योंकि एज अ पेरेंट हमको क्या लगता है, हमारी फीलिंग्स है, लेकिन ये तो मेंटर होते हैं क्योंकि इनकी बहुत मेहनत उसमें लगती है। तो इनकी क्या फीलिंग होती है ये जानते हैं आज, क्योंकि विक्रमजीत सिंह जी को राइजिंग स्टार में वो टॉप 5 तक पहुंचे थे और अनुषा टॉप 20 तक लव मी इंडिया किड्स में पहुंची। और उसके अलावा भी बच्चे जो इन्होंने आज तक रियलिटी शो में, उसके बाद अनुषा और टिया यहाँ से, और उसके साथ सैंडुक से कुछ बच्चे जो है वो क्विज में भी टीवी तक गए थे, तो उनको भी अमित भाई ने कोऑर्डिनेट किया था। तो इस तरह से जब अपने बच्चे इनके, जब अपने आर्टिस्ट इनके टीवी पे इनको दिखते हैं और जब ये वो शो देखते हैं तो कैसा फील करते हैं, जानते हैं अमित भाई से? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। और इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि हर आर्टिस्ट में मैं अपने आप को देखता हूँ। अब वो क्यों और कैसे, मैंने आपको बताया कि रेडियो जॉकी से पहले मैंने खुद सिंगिंग में भी मैं स्ट्रगल किया है काफी, और हम भी ऑडिशंस देते हैं। तो मुझे वो दर्द पता है
हर आर्टिस्ट का दर्द मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि हमने भी स्टेज शोज किए हैं, हम भी लाइनों में लगे हैं, धक्के खाए हैं, ठीक है, बीमार हुए हैं इस चक्कर में। मतलब वहां पर आप ये देखिए, मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, अब लोग नहीं शेयर करते, आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ जो शेयर हुआ, लाइनों में जब आप लगे हुए हो तो बिस्लेरी की पानी की बोतल, या मतलब पानी की बोतल जो 20 रुपए की या उस वक्त 12 की आती थी, 150 रुपए की दे रहा था वो, 150 रुपए की बोतल, मतलब इतना मजबूरी में आप लाइन से निकल के नहीं जाते। बर्गर वहां पर 20 या 40 का मिलता, वो आपको 200 रुपए में देगा। अच्छा, ओके। तो इस तरह से, मतलब क्योंकि आपको भूख भी लगी, आप लाइन से नहीं हट सकते हो, आपको करना पड़ेगा, तो ये भी होता है वहां पर। तो ये हमारे साथ हुआ है ना सर, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि हर आर्टिस्ट कितनी मुश्किल का सामना करके वहां पे पहुंचता है, हमने धक्के खाए हुए। तो ये जो है ना, और जो भी आर्टिस्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे साथ जो हुआ है, जो हमने फेस किया है, वो और दूसरे आर्टिस्ट फेस ना करें। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको पूरा बताऊं, सही दिशा में वो जाएं, गलत दिशा में वो ना जाएं। और हाँ, दूसरा ये कि जो लोग, ऐसा भी बोला जाता है कि भाई ऑडिशन में पैसे लेते हैं या वो लेते हैं, उनके चक्रों में वो ना पड़े, ठीक है। अपनी मेहनत पे ज्यादा ध्यान दें, और अपनी मेहनत पे अगर भरोसा रहेगा तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। उसका ताजा एग्जांपल अभी सामने दिया, विक्रमजीत सिंह, अनुषा जोशी, इन्होंने किसी को पैसे नहीं खिलाए, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि पैसे खा के जाते हैं वहां पे, इन्होंने किसी को पैसे नहीं खिलाए। तो वही है कि, और बस ये कहना चाहूंगा कि मेहनत सबसे जरूरी होती है। और रही बात, जब भी टीवी पर किसी को देखते हैं तो लगता है कि वहां पर एक अमित भी है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और जैसा अमित भाई ने कहा, तो हमने तो ये फील किया है कि अमित भाई वहां पे अपने को फील करते थे, लेकिन हम हमेशा यही साथ फील करते थे कि अमित भाई हमारे साथ हैं। और जब भी कोई मुंबई में हमें समस्या आती थी तो अमित भाई हमेशा साथ रहे हैं। और ऐसा ही आपके भी क्षेत्र में जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे, या जो भी इस आपके गुरु होंगे, आपके मेंटोर होंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माता पिता को एज ए आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अपने माता पिता को सुनो, अपने गुरुओं को सुनो, और खासकर अपने मेंटोर, जो आपको उस रास्ते पे, जिस रास्ते से वो खुद गुजर चुके हैं, उन्हें पता है कि वो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने पड़ाव पार करने हैं। तो अपने मेंटोर्स की बात सुनना तो बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अनुषा से बेटर कौन जानता है। जी अनुषा जी, आप सर से कुछ और, अपने सर से कुछ और बात पूछना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे बहुत हद तक इंटरलिंक थे, और जो सवाल भी मन में थे उन सबके जवाब मिल चुके हैं। मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगी, जो मैं हर जगह कहती हूँ, कि सिर्फ अपने गुरुओं को और अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको सुनिए, बाकी लोगों को सुनकर भी अनसुना कीजिए। वो आपकी बहुत हेल्प करेगा गेटिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट वर्ल्ड। जब आप वहां से एक अलग जगह पर होंगे तो फिर आप जो है वो सही मायने में सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगी। जी, मेरा क्वेश्चन अमित भाई से एक और है। अमित भाई, आप हिमाचल में जो प्रयास हो रहे हैं रियलिटी शोज के लिए, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है, और जो इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ रियलिटी शोज होते हैं जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है कि वो किस लेवल पे बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या वो सही लाइन है, और क्या बच्चों को उससे सच में ही सहायता मिलती है? पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ जी, लेकिन ये है कि शुरुआत के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट बहुत ज्यादा उनको अभी तैयार करने की जरूरत होती है। अभी जैसे मान लीजिए कोई एकेडमी है, तो अभी उसको, और एकेडमी में जो भी है फिर फैसिलिटी वैसे नहीं मिल पाती है जो कि होनी चाहिए, जरूरी है। और बहुत कम एकेडमीज हैं यहाँ पर म्यूजिक के नाम पे। और दूसरा ये कि जब जितने शोज हो रहे हैं ना, उनमें अभी जब शुरुआती जो ऑडिशंस होते हैं उनको ग्रूम करना भी चाहिए आर्टिस्टों को, अभी वो नहीं होता है। वो होना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ सीख कर निकले आपके कंपटीशन से बचा। जी, कि भाई अगर वो विनर भी नहीं बना, कोई उसको प्राइज नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर ये मन में संतुष्टि रहे कि यहाँ से मैं सीख के बाहर आया। जी, तो वो चीज होनी चाहिए, उसकी कमी अभी खलती है। जी। तो दोस्तों, अमित भाई हमारे साथ हैं, और दिल से दिल तक के इस शो के हम अंतिम पड़ाव पे हैं। तो एक
मधुर सा गीत हम अमित भाई से सुनेंगे और उसके बाद अमित भाई हमें आगे अपने फ्यूचर प्लान्स थोड़े से बताएंगे और साथ में एक संदेश भी अमित भाई से लेना चाहेंगे आर्टिस्टों के लिए। और ये तो मुझे पता ही है कि आप अमित भाई से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रियलिटी शोज के बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है या किसी और भी आर्ट में लाइन में आप हैं तो आप अमित भाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इस इंटरव्यू के दौरान कि अमित भाई एक सिंगर भी हैं और अमित भाई बहुत अच्छा लिखते भी हैं और अमित भाई एक रेडियो जॉकी भी हैं और इसके साथ साथ ही ये जितने भी रियलिटी शोज हैं जो कि हिमाचल से यहाँ से बच्चे आप जा सकते हो, मुंबई तक का सफर कर सकते हो, उसके ये कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप इन्हीं सभी लाइनों में आप जो है अमित भाई से एक गाइडलाइन ले सकते हैं और कभी भी आप इन्हें बात करें। और मुझे तो पूरा यकीन है कि जैसे मेरे साथ होता है, मैं जब भी फोन करता हूँ तो अमित भाई जरूर फोन पिक करते हैं या बिजी हूँ अपने किसी शो में तो वापस कॉल जरूर करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो अमित भाई एक प्यारा सा गाना आपकी आवाज में। जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमित भाई कुछ संदेश जो न्यू कमर्स हैं और जो अभी इस लाइन में आर्टिस्ट लाइन में अपने आप को और निखारना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहें? बस संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि सबका सम्मान करें। पहले बात तो बस अपने आर्ट का सम्मान करें, आर्टिस्टों का सम्मान करें और जो हमारी संस्कृति है ना उसका भी सम्मान हमें करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो गाने में देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सही है, लेकिन थोड़ा शालीनता के साथ अगर गाने बनेंगे बहुत खुशी होगी। जी जी। तो देखिए अमित भाई हमारे साथ थे और मैं आपको सच में बताना चाहूंगा जितना मैं अमित भाई को जानता हूं और पिछले 4 साल से मैं अमित भाई से मिलता रहा हूं, जिस तरह की फाइटिंग स्पिरिट अमित भाई के अंदर है और इसी तरह से जैसे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड अमित भाई हैं। जैसा कि मेरा एक पर्सनल जो एक अपना एक्सपीरियंस है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने अमित भाई को फोन किया था तो अनुषा को अमित भाई ने सुना और अमित भाई ने स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड मुझे कहा कि आपको अभी और अनुषा को सिखाने की जरूरत है, अभी अनुषा में बहुत कुछ करने की कैपेसिटी है और आप इसको सिखाइए। और उसके बाद अनुषा ने धीरे धीरे करके लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होना शायद कहीं ना कहीं अमित भाई ने इसी रास्ते पे चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए कुछ लोगों को नाराज भी किया है। लेकिन मैं दिल से आपको बताता हूं कि अमित भाई दिल से बहुत अच्छे आदमी हैं और सबसे बड़ी बात अमित भाई की जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये इनकी फाइटिंग स्पिरिट है। तो बहुत सारी समस्याएं भी अपनी पर्सनल लाइफ में होने के बावजूद भी आर्टिस्टों के लिए इन्होंने इतने रास्ते बनाए, इतने रास्ते खोले हैं और एक सच्चाई का साथ देते हुए इन्होंने सच में ही हिमाचल के लिए दिल से काम किया है। तो अमित भाई के लिए हम एक बार फिर से क्लैपिंग करेंगे, मैं और अनुषा। तो अमित भाई दोस्तों, और एक बार फिर अगली बार फिर मिलेंगे दिल से दिल तक में कुछ नई बातें लेकर एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच।